नमस्कार दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर है आज के कुछ ज़रूरी टॉपिक्स जो हमने द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस से लिए हैं। तो इस चर्चा को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो आज हम किन चीजों पर बात करने वाले हैं? सबसे पहले गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी, मतलब शासन में जवाबदेही। फिर देखेंगे कि न्यायपालिका और शिक्षा का मुद्दा कहां तक पहुंचा है। इसके बाद दुनिया के मंच पर भारत के सामने क्या चल रहा है उस पर नजर डालेंगे। और आखिर में अपनी अर्थव्यवस्था में हो रहे कुछ बड़े बदलावों को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक। आज हम एक ऐसे मामले को समझने वाले हैं जो सिर्फ खबरों में ही नहीं रहा, बल्कि यूपीएससी की तैयारी के लिहाज से भी बहुत बहुत जरूरी है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस की। देखिए, हाल ही में जो एक अदालती फैसला आया है ना, उसने इस पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया है। और ये फैसला अपने आप में गवर्नेंस, कानून और जो हमारी इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी है, उस पर एक जबरदस्त केस स्टडी बन गया है। और इस केस स्टडी की शुरुआत हम सीधे स्पेशल ट्रायल कोर्ट की एक बहुत ही पावरफुल टिप्पणी से करते हैं। आप जरा शब्द देखिए। अदालत ने पूरी जांच को एक प्री मेडिटेटेड एंड कोरियोग्राफ्ड एक्सरसाइज कहा, जो एक प्री कंसीव्ड नैरेटिव पर आधारित थी। मतलब एक पहले से तय सुनियोजित कवायद जो एक पहले से बनी हुई धारणा पर आधारित थी। ये शब्द ही इस पूरे विश्लेषण की दिशा तय कर देते हैं। तो सवाल ये है कि ये मामला यूपीएससी के लिए इतना जरूरी क्यों है। देखिए, इसका सीधा सीधा संबंध है जीएस पेपर 2 से, जहां हम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की कार्यप्रणाली, उनकी जवाबदेही और जुडिशियल ओवरसाइट जैसे टॉपिक्स पढ़ते हैं। और इतना ही नहीं, प्रोसेस एज पनिशमेंट यानी प्रक्रिया ही सजा है, इस थीम पर एक बेहतरीन निबंध का स्कोप भी यहां से बनता है, जो सिविल लिबर्टीज और पब्लिक ट्रस्ट जैसे मुद्दों को छूता है। तो इस पूरे मामले को अच्छे से समझने के लिए हमने इस विश्लेषण को 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम वर्डिक्ट के मेन पॉइंट्स को समझेंगे, फिर कुछ बहुत जरूरी लीगल कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे, केस की टाइमलाइन पर एक नजर डालेंगे, एजेंसीज और अदालत की भूमिका का एक डीप एनालिसिस करेंगे, और आखिर में जो सबसे जरूरी है, यूपीएससी एग्जाम के लिए इसके क्या मायने हैं, ये देखेंगे। तो चलिए पहले सेक्शन में सीधे पॉइंट पर आते हैं। अदालत के फैसले का कोर जजमेंट क्या था, मतलब आखिर इस फैसले का निचोड़ क्या निकला। इस फैसले का सार समझिए। सबसे बड़ी बात, अदालत ने सीबीआई केस में पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को डिस्चार्ज कर दिया। कोर्ट ने बिल्कुल साफ कहा कि पब्लिक सर्वेंट्स के खिलाफ कोई ठोस मटीरियल एविडेंस है ही नहीं। पूरा मामला सिर्फ सरकारी गवाहों यानी अप्रूवर्स के बयानों पर टिका था, जिनकी पुष्टि भी नहीं की गई। और सबसे जरूरी बात, जिसका असर दूर तक जाएगा, इस सीबीआई केस के गिरने से ईडी का जो पीएमएलए केस है, वो भी अब काफी कमजोर पड़ गया है। चलिए अब फैसले का गहरा विश्लेषण करने से पहले कुछ जरूरी लीगल कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं। ये शब्द बार बार आएंगे और मेंस के उत्तर में इनकी क्लैरिटी होना बहुत बहुत जरूरी है। ये आपकी फाउंडेशन को मजबूत करेंगे। पहला शब्द है डिस्चार्ज। क्रिमिनल लॉ में डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है जब ट्रायल शुरू होने से पहले ही अदालत को यह लगता है कि प्रोसिक्यूशन के पास आरोपी के खिलाफ चार्जेस फ्रेम करने के लिए, मतलब आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अदालत आरोपी को बरी कर देती है। दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है प्रेडिकेट ऑफेंस। इसको आप पीएमएलए केस की नींव यानी फाउंडेशन की तरह समझिए। ये वो मूल अपराध है, जैसे करप्शन या ब्राइबरी, जिससे गैर कानूनी पैसा बनता है। ईडी का जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, वो तभी टिक सकता है जब ये प्रेडिकेट ऑफेंस साबित हो। इस मामले में सीबीआई का करप्शन केस ही प्रेडिकेट ऑफेंस था। नींव हिली तो इमारत भी हिलेगी। तीसरा टर्म है अप्रूवर्स टेस्टिमनी। ये क्या होता है? जब कोई सह आरोपी, मतलब को अक्यूज्ड, सरकारी गवाह बन जाता है, तो उसके बयान को अप्रूवर्स टेस्टिमनी कहते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 133 और 114 के मुताबिक ऐसी गवाही को बिना किसी दूसरे इंडिपेंडेंट सबूत के ज्यादा भरोसेमंद नहीं माना जाता। कानून भी इस पर सावधानी बरतने को कहता है। अब एक आम कंफ्यूजन को दूर करते हैं जो प्रीलिम्स के लिए बहुत जरूरी हो सकता है। डिस्चार्ज और एक्विटल में क्या अंतर है? देखिए, डिस्चार्ज होता है ट्रायल शुरू होने से पहले, जब शुरुआती सबूत ही कमजोर हों। वहीं एक्विटल होता है पूरा ट्रायल चलने के बाद, जब प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित नहीं कर पाता। सिंपल भाषा में डिस्चार्ज में आरोप तय ही नहीं होते, जबकि एक्विटल में आरोपी को दोषी नहीं यानी नॉट गिल्टी पाया जाता है।
अच्छा, अब जब हमने लीगल कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं तो आइए इस केस के पूरे सफर पे एक नजर डालते हैं। इस टाइमलाइन से हमें पूरे मामले का कॉन्टेक्स्ट समझने में काफी मदद मिलेगी। तो ये कहानी शुरू होती है नवंबर 2021 से, जब दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी लागू की गई। फिर जुलाई 2022 में दिल्ली की चीफ सेक्रेटरी ने इसमें कुछ प्रक्रियात्मक अनियमितताओं मतलब प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज की रिपोर्ट दी। बस यहीं से मामला गर्मा गया। इसके बाद 2022 से 2024 तक सीबीआई और ईडी ने जांच शुरू की और कई हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां भी हुईं। और फिर फरवरी 2024 में निचली अदालत ने सीबीआई केस में सभी 23 आरोपियों को डिस्चार्ज कर दिया। ओके, अब हम इस विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर आ गए हैं। यहाँ हम अदालत की टिप्पणियों और उनके इम्प्लीकेशंस का एक गहरा मेंटल लेवल एनालिसिस करेंगे, जो इंस्टीट्यूशंस के बीच पावर बैलेंस को समझने के लिए बेहद जरूरी है। तो अदालत ने जांच पर कुछ बहुत ही तीखी टिप्पणियां की। कोर्ट ने कहा कि पूरा मामला सुनी सुनाई बातों और एक के ऊपर एक कल्पनाओं यानी लेयर्ड अजम्पशंस पर बनाया गया था। कोई पेपर ट्रेल या कैश रिकवरी नहीं मिली जो लीडरशिप से जुड़ती हो। पुटी यानी कच्ची रसीदों को सबूत मानने से ही इनकार कर दिया गया। अदालत ने एक बहुत बड़ी चेतावनी भी दी कि एक पब्लिक पॉलिसी को क्रिमिनलाइज करने से पॉलिसी पैरालिसिस का खतरा बढ़ता है। इससे होता क्या है कि अधिकारी जरूरी निर्णय लेने से डरने लगते हैं। और तो और साउथ ग्रुप जैसे क्षेत्रीय लेबल के इस्तेमाल को एक कॉन्स्टिट्यूशनल इन्फर्मिटी यानी संवैधानिक कमी बताया गया। अब पीएमएलए केस के लॉजिक को इस सिंपल फ्लो चार्ट से समझिए, ये बहुत जरूरी है। स्टेप 1, सीबीआई ने करप्शन के आरोपों पर केस फाइल किया जो बना प्रीडिकेट ऑफेंस। स्टेप 2, अदालत को सीबीआई के चार्जेस के सपोर्ट में कोई मटेरियल एविडेंस नहीं मिला। स्टेप 3, सारे आरोपी सीबीआई केस से डिस्चार्ज हो गए। तो अब स्टेप 4 क्या होगा? जाहिर है बिना एक वैलिड प्रीडिकेट ऑफेंस के ईडी का पीएमएलए केस अपने आप कमजोर हो जाता है। ये दोनों केस एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। अब ये नंबर देखिए, 82। शीर्ष एपी नेताओं ने कुल मिलाकर 82 महीने जेल में बिताए, और वो भी ट्रायल शुरू होने से पहले। यह उस कॉन्सेप्ट को दिखाता है जिसे हम कहते हैं प्रोसेस एज पनिशमेंट, मतलब जहां न्याय की प्रक्रिया खुद ही एक सजा बन जाती है, भले ही अंत में व्यक्ति निर्दोष साबित हो जाए। लेकिन हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होगा। जांच एजेंसियों का तर्क क्या था? उनका कहना था कि उन्हें डायरेक्ट पेपर ट्रेल इसलिए नहीं मिला क्योंकि आरोपियों ने बहुत बड़े पैमाने पर सबूत नष्ट किए थे। एजेंसियों का दावा था कि 150 से ज्यादा फोन तोड़े गए या फिर नष्ट कर दिए गए थे। तो यहाँ जो मुख्य बहस है वो इन दो पक्षों के बीच में है। एक तरफ अदालत के उठाए हुए सवाल हैं, अप्रूवर्स का दुरुपयोग, लंबी हिरासत के जरिए प्रोसेस एज पनिशमेंट और एक पहले से बनी कहानी पर जांच। दूसरी तरफ एजेंसियों का डिफेंस है कि सबूतों को बड़े पैमाने पर नष्ट किया गया, सीधा मनी ट्रेल मिलना बहुत मुश्किल था और वे इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती जरूर देंगे। चलिए अब आते हैं हम सबके लिए सबसे जरूरी हिस्से पर। इस पूरे विश्लेषण से हम यूपीएससी परीक्षा के लिए क्या लेसन्स ले सकते हैं, इसे हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों के नजरिए से देखेंगे। प्रीलिम्स के लिए ये कुछ क्विक फैक्ट्स हैं जो बिल्कुल आपकी उंगलियों पर होने चाहिए। पहला, सीबीआई दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत काम करती है। दूसरा, ईडी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो फीमा और पीएमएलए के अंतर्गत आती है। तीसरा, इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 114 अकम्प्लिस यानी सह अपराधी की गवाही के बारे में रूल ऑफ प्रूडेंस की बात करता है। और चौथा, पीएमएलए पर सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट है, विजय मदन लाल चौधरी वी यूनियन ऑफ इंडिया 2022। मेंस के लिए इस विषय पर एक बहुत ही अच्छा सवाल बन सकता है। सवाल है, प्रक्रिया ही सजा की प्रवृत्ति प्रमुख जांच एजेंसियों की विश्वसनीयता को गंभीर रूप से कम करती है। हाल की न्यायिक टिप्पणियों के संदर्भ में संस्थागत जवाबदेही के उपायों का सुझाव देते हुए इस पर चर्चा करें। अब इस प्रश्न को आप अप्रोच कैसे करेंगे? एक मॉडल आंसर का ढांचा देखते हैं। इंट्रोडक्शन में आप हाल के दिल्ली कोर्ट के आदेश और उसकी तीखी आलोचना का जिक्र कर सकते हैं। बॉडी में आप सरकारी गवाहों पर अत्यधिक निर्भरता, मटेरियल एविडेंस की कमी और पीएमएलए प्रीडिकेट ऑफेंस के लिंक जैसे मुद्दों को समझा सकते हैं। वे फॉरवर्ड में आप एक इंडिपेंडेंट ओवरसाइट बॉडी या दुर्भावनापूर्ण मुकदमों के लिए दंड जैसे सुझाव दे सकते हैं। और कंक्लूजन में भ्रष्टाचार से लड़ाई और ड्यू प्रोसेस के बीच संतुलन बनाने की बात करके अपने उत्तर को खत्म कर सकते हैं। तो चलिए इस पूरे विश्लेषण का एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहला टेक अवे, अदालत ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी के सीबीआई केस में सभी आरोपियों को डिस्चार्ज कर दिया। दूसरा, जांच को सबूतों के अभाव में एक कोरियोग्राफ्ड एक्सरसाइज कहा गया। तीसरा, हमने डिस्चार्ज, प्रेडिकेट ऑफेंस और अप्रूवर टेस्टिमनी जैसे की कॉन्सेप्ट्स को समझा।
चौथा, यह फैसला जांच एजेंसियों की अकाउंटेबिलिटी पर गंभीर सवाल उठाता है। और पांचवां, यह केस GS2 के लिए प्रोसेस एज पनिशमेंट पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस स्टडी है। और अंत में एक सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं, जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। एक लोकतंत्र ये कैसे सुनिश्चित कर सकता है कि उसकी जांच एजेंसियां भ्रष्टाचार के खिलाफ असरदार भी हों और साथ ही राजनीतिक प्रभाव से मुक्त भी रहें? सोचिएगा जरूर। नेक्स्ट बात करते हैं जुडिशरी एंड एजुकेशन पे। तो आज हम एक ऐसे टकराव की बात करेंगे जहां ज्ञान की किताबें और इंसाफ का तराजू बिल्कुल आमने सामने आ गए हैं। हम ये समझेंगे कि जब सुप्रीम कोर्ट एक स्कूल की किताब पर बैन लगाता है तो ये एकेडमिक फ्रीडम और इंस्टीट्यूशनल डिग्निटी के बीच की किस बड़ी बहस को जन्म देता है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम इस टॉपिक को कैसे डाइसेक्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि हुआ क्या, यानी द व्हाट। फिर समझेंगे कि ये क्यों हुआ, यानी द व्हाई। और फिर हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि यूपीएससी एग्जाम के लिहाज से हमारे लिए इंपॉर्टेंट टेकअवेज क्या है। तो चलिए परत दर परत इस पूरे मुद्दे को समझते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं इस केस के व्हाट से। सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है। और ये पूरा का पूरा विवाद एजुकेशन के एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल के गिर्द घूमता है। सवाल ये है कि हमारी टेक्स्ट बुक्स को समाज का आईना होना चाहिए, जो उसकी अच्छी बुरी सच्चाइयों को वैसा ही दिखाए जैसा वो है, या फिर उन्हें एक आदर्श, एक आइडियल प्रेजेंट करना चाहिए कि समाज को कैसा होना चाहिए। तो हुआ ये कि हाल ही में एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो यानी खुद ही नोटिस लेकर क्लास 8 की एक एनसीईआरटी किताब पर कंप्लीट ब्लैंकेट बैन लगा दिया। और वजह, किताब का एक छोटा सा हिस्सा जिसमें जुडिशरी में भ्रष्टाचार यानी करप्शन पर चर्चा थी। कोर्ट ने इसे अपनी संस्था की मानहानि माना और सभी कॉपीज को बाजार से फौरन हटाने का आदेश दे दिया। अच्छा, तो अब जब हमें व्हाट पता चल गया है तो अब वाई पे आते हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? इस मामले में कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स आपस में टकरा रहे हैं? कोर्ट ने ये कार्रवाई सुओ मोटो कॉग्निजेंस के तहत की। अब ये क्या होता है? इसका मतलब आसान भाषा में, जब अदालत किसी पिटीशन का इंतजार किए बिना खुद ही किसी मामले को नोटिस में लेकर जुडिशियल प्रोसीडिंग शुरू कर देती है। ये सुप्रीम कोर्ट की एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, जिसे आमतौर पर मैटर्स ऑफ सिग्निफिकेंट पब्लिक इंटरेस्ट में इस्तेमाल किया जाता है। और इस एक्शन का जो लीगल बेस है वो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी अदालत की अवमानना। इसका मतलब है कोई भी ऐसा काम जो किसी भी कोर्ट की अथॉरिटी को कम करता है या उसे स्कैंडलाइज करता है। यह पूरा कॉन्सेप्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 से गवर्न होता है। तो यहां पर देखिए, एक क्लासिक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रिक्शन हमें दिखता है। एक तरफ है आर्टिकल 19(1)(a जो हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी बोलने की आज़ादी देता है और इसमें एकेडमिक फ्रीडम भी शामिल है। लेकिन दूसरी तरफ है आर्टिकल 19(2) जो इसी आज़ादी पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस यानी उचित प्रतिबंध लगाने की पावर देता है। और इन्हीं रिस्ट्रिक्शंस में से एक है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ये कदम अचानक नहीं आया है, ये आइसोलेटेड नहीं है। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाकर एक बिगर पिक्चर देखना होगा, जो कि टेक्स्ट बुक्स में बदलाव को लेकर चल रही एक बड़ी बहस का हिस्सा है। तो इस टाइमलाइन को देखिए, ये एक पैटर्न दिखाता है। 2022-23 में रैशनलाइजेशन के नाम पर गुजरात राइट्स और मुगल हिस्ट्री जैसे टॉपिक्स को हटाने पर काफी विवाद हुआ था। सुप्रीम कोर्ट का यह हालिया फैसला उसी श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। तो अब एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव के लिए, जो कि हमारे मेंस आंसर के लिए बहुत ज़रूरी है, हम इस बैन के फॉर और अगेंस्ट दोनों आर्ग्यूमेंट्स को आराम से समझेंगे। तो जो लोग इस बैन को सपोर्ट कर रहे हैं, उनका कहना है कि जुडिशरी डेमोक्रेसी का एक फाउंडेशनल पिलर है और पब्लिक ट्रस्ट को बनाए रखना सबसे ज़रूरी है। उनका तर्क है कि यंग माइंड्स को बिना पूरे कॉन्टेक्स्ट के करप्शन जैसे कॉम्प्लेक्स इश्यूज के बारे में पढ़ाने से इस विश्वास में कमी आ सकती है और इंस्टीट्यूशन की डिग्निटी को ठेस पहुंच सकती है। लेकिन इसके दूसरे साइड पर जो क्रिटिक्स हैं, उनकी चिंताएं भी काफी गंभीर हैं। उन्हें डर है कि इससे एकेडमिक फ्रीडम पर एक चिलिंग इफेक्ट पड़ेगा। मतलब आगे से स्कॉलर्स और ऑथर्स ऐसे सेंसिटिव मुद्दों पर लिखने या रिसर्च करने से डरेंगे। वो कहते हैं कि यह हकीकत को साफ सुथरा बनाकर पेश करने जैसा है, जो क्रिटिकल थिंकिंग को दबाता है। तो ऐसी सिचुएशन में सवाल उठता है कि आगे का रास्ता क्या है? क्या कोई बैलेंस्ड सॉल्यूशन हो सकता है? इन दो विरोधी तर्कों के बीच एक कंस्ट्रक्टिव समाधान क्या है? और इसका जवाब शायद इस पावरफुल कोट में छिपा है। एक टेक्स्ट बुक जो हिस्ट्री को साफ सुथरा करती है, वो सच के भेष में अज्ञानता पैदा करती है।
मतलब अगर हम मुश्किल विषयों को अपने करिकुलम से हटा देंगे तो हम एक ऐसी जनरेशन तैयार करेंगे जो सच से अनजान है। तो आगे का रास्ता क्या हो सकता है? यहाँ 3 कॉन्क्रीट स्टेप्स सुझाए गए हैं। पहला, कंस्ट्रक्टिव पेडागॉजी, मतलब सिस्टम की कमियों के बारे में पढ़ाएं, लेकिन साथ ही उनके कॉन्स्टिट्यूशनल समाधान जैसे आरटीआई के बारे में भी पढ़ाएं। दूसरा, करिकुलम बनाने का काम एक इंडिपेंडेंट, एक्सपर्ट लेड और पॉलिटिकली न्यूट्रल बॉडी को दिया जाए। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कि डिग्निटी का प्रिंसिपल सिर्फ इंस्टीट्यूशंस तक ना रहे, इसे उन मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज तक भी पहुंचाया जाए जिनके इतिहास को अक्सर मिटा दिया जाता है। और इन सब का जो फाउंडेशन है वो इस बात में है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान डिग्निटी के मामले में कोई हायरार्की नहीं मानता। ऐसा नहीं है कि एक संस्था की डिग्निटी ज़्यादा ज़रूरी है और एक समुदाय की कम। इंस्टीट्यूशंस और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स दोनों का सम्मान एक दूसरे को मजबूत करता है। चलिए अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर कि इस पूरी डिस्कशन से हमारे यूपीएससी एग्जाम के लिए क्या टेकअवेज हैं। व्हाट इज द एप्लीकेशन पार्ट फॉर अस? अगर हम प्रीलिम्स के एंगल से देखें तो आपको कुछ चीज़ों पर खास ध्यान देना है, जैसे एनसीईआरटी का स्टेटस क्या है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर, आर्टिकल 32 और 129 जो सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो और कंटेम्प्ट की पावर्स देते हैं, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 के अंडर सिविल और क्रिमिनल कंटेम्प्ट के बीच का डिफरेंस क्या है। और इस टॉपिक से सीधा सीधा जीएस पेपर 2 का एक बेहतरीन सवाल बन सकता है। जबकि संवैधानिक संस्थानों की गरिमा की रक्षा करना महत्वपूर्ण है, एक पूरी तरह से स्वच्छ पाठ्यक्रम एक परिपक्व लोकतंत्र के लिए आवश्यक आलोचनात्मक सोच को कमजोर करने का जोखिम उठाता है। इसका आलोचनात्मक परीक्षण करें। अब इस सवाल को अप्रोच कैसे करना है? देखिए, एक सिंपल सा फ्रेमवर्क हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन में आप रीसेंट एससी बयान का जिक्र करें, बॉडी में इंस्टीट्यूशनल डिग्निटी के पक्ष में और सैनिटाइज्ड करिकुलम के विपक्ष में आर्ग्यूमेंट्स दें। आर्टिकल 1911A और 19(2) के बीच का फ्रिक्शन एनालाइज करें और कंक्लूजन में एक बैलेंस्ड वे फॉरवर्ड दें जिसमें कंस्ट्रक्टिव पेडागॉजी और सबके लिए इक्वल डिग्निटी की बात हो। तो आखिर में हम आपको इस एक विचार के साथ छोड़ जाते हैं। शैक्षिक सामग्री को यानी एजुकेशनल मटेरियल्स को दुनिया को वैसा ही दिखाना चाहिए जैसी वो है या जैसा उसे होना चाहिए। किसी राष्ट्र की नागरिक कल्पना को आकार देने में शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है, इस पर सोचिएगा जरूर। नमस्कार, चलिए बात करते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान कॉन्फ्लिक्ट की। हाल ही में इन दोनों देशों की सीमा पर टेंशन एक नए लेवल पर पहुंच गया है। दोनों तरफ से हवाई हमले और जवाबी कार्रवाई की खबरें आ रही हैं। तो आइए इस बढ़ते हुए संघर्ष को जरा गहराई से समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान और तालिबान, जो कभी एक दूसरे के काफी करीब माने जाते थे, अब एक खुली जंग, एक ओपन वॉर में है? देखिए, हुआ यह है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कई प्रांतों में मिलिट्री एयर स्ट्राइक्स की हैं। बात यही नहीं रुकी, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने तो इसे ओपन वॉर तक कह दिया, जिसके जवाब में तालिबान ने भी जवाबी कार्रवाई का दावा किया है। अब इस पूरे टकराव की जड़ ये है कि पाकिस्तान का मानना है कि अफगानी तालिबान तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी को पनाह दे रहा है और यही टीटीपी पाकिस्तान के अंदर हमले कर रहा है। अब हम ये देखते हैं कि ये टॉपिक यूपीएससी के लिए इतना जरूरी क्यों है। देखिए, सीधी सी बात है, अफ-पाक रीजन में जब भी कोई अस्थिरता या इंस्टेबिलिटी होती है तो उसका सीधा असर भारत की आंतरिक सुरक्षा और विदेश नीति पर पड़ता है। ये जीएस पेपर 2 के लिए एक बहुत ही कोर टॉपिक है जिसमें इंडिया एंड इट्स नेबरहुड और इंटरनेशनल सिक्योरिटी दोनों कवर होते हैं। इस पूरे कॉम्प्लेक्स मुद्दे को अगर अच्छे से समझना है तो हमें पहले 3 बुनियादी कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा। यही 3 कॉन्सेप्ट्स इस पूरे संघर्ष की नींव हैं। चलिए एक एक करके इन्हें डिकोड करते हैं। पहला और शायद सबसे बड़ा विवाद है ड्यूरन लाइन। ये करीब 2640 किलोमीटर लंबी एक सीमा है जिसे 1893 में ब्रिटिश इंडिया और उस वक्त के अफगान अमीर के बीच खींचा गया था। इसका नतीजा ये हुआ कि जो पूरा पश्तून इलाका था वो 2 देशों में बंट गया। अब पाकिस्तान तो इसे एक ऑफिशियल इंटरनेशनल बॉर्डर मानता है, लेकिन मजे की बात यह है कि अफगानिस्तान की किसी भी सरकार ने तालिबान को मिलाकर भी इसे आज तक औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी है। दूसरा की टर्म है टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। ये एक इंसर्जेंट ग्रुप है जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, पाकिस्तानी सरकार को उखाड़ फेंकना और वहाँ शरिया कानून लागू करना। और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि इनके अफगानी तालिबान के साथ बहुत गहरे वैचारिक और कबायली रिश्ते हैं।
दोनों में पश्तूनों की तादाद ज्यादा है और दोनों एक ही देवबंदी इस्लामी विचारधारा को फॉलो करते हैं। टीटीपी असल में इस बात का एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का ब्लो बैक होता है। और तीसरा कॉन्सेप्ट है स्ट्रेटेजिक डेप्थ डॉक्ट्रिन। ये पाकिस्तान की सेना की एक बहुत पुरानी पॉलिसी रही है। इसका सीधा सा मकसद था अफगानिस्तान में एक फ्रेंडली सरकार बिठाना, मतलब एक ऐसी सरकार जो पाकिस्तान की सुने, ताकि अगर कभी भारत के साथ युद्ध हो तो पाकिस्तान को अपनी पश्चिमी सीमा पर एक सेफ बफर जोन मिल जाए। लेकिन आयरनी तो देखिए, आज यही स्ट्रैटेजी बुरी तरह से फेल हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसी बात का एनालिसिस करते हैं कि कैसे पाकिस्तान की सालों पुरानी रणनीति एक बूमरैंग की तरह घूमकर उसी पर वापस आ पड़ी, और जो कभी उसका सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक एसेट था वो आज उसकी सबसे बड़ी देनदारी यानी लायबिलिटी बन गई है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए, ये पूरी कहानी खुद बयां करती है। 1893 में डूरन लाइन ने विवाद के बीज बोए। फिर 2001 से 2021 तक जब अमेरिका वॉर ऑन टेरर लड़ रहा था, तब पाकिस्तान ने अफगानी तालिबान को अपने यहाँ सेफ पनागाहें दी। अगस्त 2021 में जैसी तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया, पाकिस्तान में जश्न मनाया गया कि हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ की पॉलिसी कामयाब हो गई। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट इसके बाद आया। टीटीपी और ज्यादा मजबूत हो गया और पाकिस्तान में आतंकी हमले कई गुना बढ़ गए। और आज हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान को अपने ही पुराने प्रॉक्सी पर हवाई हमले करने पड़ रहे हैं। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की जो सबसे बड़ी खामी हमेशा से रही है वो है गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट के बीच का ये बनावटी फर्क। उनके लिए अफगानी तालिबान गुड टेररिस्ट था, जिसे भारत के खिलाफ एक स्ट्रेटेजिक एसेट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता था, और टीटीपी बैड टेररिस्ट था, जो उनके लिए एक घरेलू खतरा था। लेकिन हकीकत तो ये है कि दोनों के बीच वैचारिक और कबायली रिश्ते बहुत गहरे हैं, और अब ये बनावटी फर्क पूरी तरह से ढह चुका है। इस पूरी सिचुएशन को हम बूमरैंग इफेक्ट से समझ सकते हैं। स्टेप 1 गोल था भारत के खिलाफ स्ट्रेटेजिक डेप्थ हासिल करना। स्टेप 2 तरीका क्या अपनाया, अफगानी तालिबान को एक प्रॉक्सी की तरह पाला पोसा। स्टेप 3 यानी ब्लो बैक, तालिबान का ही सहयोगी टीटीपी पाकिस्तान पर ही हमले करने लगा, और नतीजा जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ था वो अब पाकिस्तान के लिए एक स्ट्रेटेजिक लायबिलिटी बन गया है। अब आते हैं इस पूरे डिस्कशन के सबसे जरूरी हिस्से पर। इस सारे घटनाक्रम का भारत की सुरक्षा पर क्या और कैसा असर पड़ेगा। भारत के लिए इसके कई डायमेंशंस हैं। पहला तो है सीधा सुरक्षा का खतरा। इस अस्थिरता का फायदा उठाकर आतंकी गुट जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की कोशिशें बढ़ा सकते हैं। दूसरा एक जियोपॉलिटिकल अवसर भी है। भारत अब पाकिस्तान को बाईपास करके सीधे काबुल के साथ प्रैक्टिकल रिश्ते बना सकता है। तीसरा कनेक्टिविटी की चिंता है। इस अशांति से चाबहार पोर्ट जैसे हमारे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में रुकावट आ सकती है। और चौथा, इस अफरा तफरी में ISK जैसे और भी ज्यादा खतरनाक आतंकी गुटों के उभरने का खतरा बढ़ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में भारत का वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? एक 2-pronged अप्रोच यानी 2 तरफा दृष्टिकोण अपनाना सबसे समझदारी वाला कदम होगा। एक तरफ हमें अपनी पश्चिमी सीमाओं पर काउंटर टेरर ग्रिड को और मजबूत करना होगा, जिसे हम विजिलेंट डिफेंस कह सकते हैं, और दूसरी तरफ हमें प्रैग्मेटिक डिप्लोमेसी अपनानी होगी, यानी अफगानिस्तान को मानवीय सहायता और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के जरिए इंगेज करना होगा, ताकि वहां पाकिस्तानी प्रभाव को काउंटर किया जा सके। चलिए अब इस पूरे एनालिसिस को एक खास UPSC एग्जाम टूलकिट के साथ सम अप करते हैं, जिसमें परीक्षा के लिए कुछ की टेकअवेज हैं। प्रीलिम्स के लिए क्विक फैक्ट्स याद रखिएगा। डूरंड लाइन लगभग 2640 किलोमीटर लंबी, जो पश्तून जातीय समूह को बांटती है। गोल्डन क्रीसेंट, जिसमें ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान आते हैं। ये इलाका नारकोटिक्स ट्रेड के लिए कुख्यात है, और इस रीजन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण ग्रुप्स जैसे SCO और हार्ट ऑफ एशिया प्रोसेस। और मेंस की तैयारी के लिए इस सवाल पर आंसर राइटिंग जरूर प्रैक्टिस करें। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ की ऐतिहासिक खोज अब एक रणनीतिक देनवारी में बदल गई है। हाल के सैन्य टकराव के संदर्भ में इसका मूल्यांकन करें और भारत के लिए इसके परिणामों पर चर्चा करें। और ये मत सोचिएगा कि ये टॉपिक नया है। UPSC के लिए ये हमेशा से एक हॉट टॉपिक रहा है, जैसा कि हम 2013 के मेंस के इस सवाल में देख सकते हैं, जो अफगानिस्तान से विदेशी सेना की वापसी और क्षेत्रीय सुरक्षा पर इसके प्रभाव के बारे में था। ये इस बात का सबूत है कि इस रीजन की डायनामिक्स हमेशा रेलेवेंट रहती है। और आखिर में इस पूरे विश्लेषण का सार बस एक लाइन में है: जो देश आतंकवाद को एक नीति के तौर पर इस्तेमाल करता है, वो देर सवेर उसी का शिकार हो जाता है।
इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट से सीखने वाला ये सबसे बड़ा सबक है। इंडियन इकोनॉमी के जो आंकड़े हैं वो अचानक से बदल गए हैं। सोचिए, जो ग्रोथ कल तक हमें 9% के आसपास दिख रही थी वो अब 7% बताई जा रही है। आखिर ऐसा हुआ क्यों? इसके पीछे वजह है एक छोटा सा टेक्निकल सा बदलाव जिसका असर बहुत ही बड़ा है, और वो है जीडीपी का नया बेस ईयर। तो आइए इस पूरे गेम चेंजर को आसान भाषा में समझते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। देखिए, ये टॉपिक जीएस पेपर 3 के लिए एक हाई अलर्ट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी एनएसओ ने जीडीपी को नापने का पूरा तरीका ही बदल दिया है, और इस एक बदलाव से इकोनॉमी के सारे नंबर्स पूरी तरह से रिकैलिब्रेट हो गए हैं। चलिए इसे एग्जाम के लिए डीकोड करते हैं। हमारा रोड मैप बिल्कुल साफ है। पहले हम समझेंगे कि ये नया बेस ईयर का मामला है क्या, फिर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप करेंगे। उसके बाद नई मेथडोलॉजी क्या है, इकोनॉमी पर इसका क्या बड़ा असर पड़ेगा, और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट, सीधे यूपीएससी एग्जाम ड्रिल पर चलेंगे। 7.6%, ये नंबर देखिए। ये आने वाले फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए इंडिया की रियल जीडीपी ग्रोथ का नया अनुमान है। और इस हाई ग्रोथ नंबर के पीछे का राज वही एक बदलाव है जिसे हम आज डिकोड कर रहे हैं, यानी जीडीपी का नया बेस ईयर। तो खबर क्या है? असल में नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस या एनएसओ ने जीडीपी को मापने का जो बेंचमार्क होता है यानी बेस ईयर, उसे 2011-12 से बदलकर सीधा 2022-23 कर दिया है। अब सुनने में तो ये एक टेक्निकल अपडेट लगता है, लेकिन यकीन मानिए इसके असर काफी गहरे हैं। और ये बदलाव सिर्फ आने वाले कल के लिए नहीं है, पुराने सालों के आंकड़े भी बदल गए हैं। जरा यहां देखिए, FY24 का जो ग्रोथ एस्टिमेट था वो 9.2% से घटकर सीधा 7.2% हो गया। लेकिन आगे FY25 और FY26 के जो एस्टिमेट्स हैं वो अब पहले से बेहतर दिख रहे हैं। इस पूरे बदलाव का सबसे बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट अगर हमें एक लाइन में समझना हो तो वो ये है कि हमारी इकोनॉमी का नॉमिनल साइज यानी उसकी कुल मॉनेटरी वैल्यू अब पहले से 3.3% छोटा हो गया है। अब इसका मतलब क्या है? इसका असर आखिर पड़ेगा कहाँ? चलिए आगे देखते हैं। लेकिन इस बदलाव के असर को पूरी तरह से समझने से पहले कुछ बुनियादी कॉन्सेप्ट्स यानी बेसिक्स को क्लियर करना बहुत जरूरी है। हम बात करेंगे बेस ईयर की, नॉमिनल जीडीपी की और रियल जीडीपी की। तो आखिर ये बेस ईयर होता क्या है? देखिए, ये एक रेफरेंस साल है जिसके दामों को कांस्टेंट यानी स्थिर मानकर हम रियल जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। ऐसा हम करते हैं ताकि महंगाई यानी इन्फ्लेशन के असर को हटा सकें। इसे ऐसे समझिए जैसे हम अपने फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं ना, ताकि नए नए ऐप्स ठीक से चल सकें। बिल्कुल वैसे ही इकोनॉमी के नए सेक्टर्स जैसे कि डिजिटल इकोनॉमी को ठीक से मापने के लिए बेस ईयर अपडेट करना जरूरी है। अब आते हैं नॉमिनल और रियल जीडीपी के फर्क पर। बिल्कुल सिंपल है। नॉमिनल जीडीपी हमेशा करंट मार्केट प्राइसेस पर कैलकुलेट होती है, यानी इसमें इन्फ्लेशन शामिल होता है। वहीं दूसरी तरफ रियल जीडीपी एक बेस ईयर के कांस्टेंट प्राइसेस पर कैलकुलेट होती है, जिससे इन्फ्लेशन का असर हट जाता है। और इसीलिए जब भी हमें देश की असली प्रोडक्शन ग्रोथ देखनी होती है, हम रियल जीडीपी का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो अब जब हमारे बेसिक्स क्लियर हैं, चलिए देखते हैं कि एनएसओ ने इस बार नया क्या किया है। हम इसके टेक्निकल पहलुओं पर यानी इसकी नई मेथडोलॉजी और डेटा सोर्सेस पर अब फोकस करेंगे। इस बार जो सबसे बड़ा बदलाव आया है वो है डबल डिफ्लेशन मेथड का इस्तेमाल। ये एक ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाती है। फर्क ये है कि पहले क्या होता था, इनपुट और आउटपुट दोनों पर एक ही इन्फ्लेशन रेट लगता था, लेकिन अब रॉ मटेरियल की महंगाई अलग से एडजस्ट होगी और फाइनल प्रोडक्ट की महंगाई अलग से। इससे हमें ग्रॉस वैल्यू एडेड या जीवीए की कहीं ज्यादा सटीक, कहीं ज्यादा एक्यूरेट तस्वीर मिलती है। इस नई सीरीज की एक और खास बात है नए और बेहतर डेटा सोर्सेस का इस्तेमाल। अब देखिए, जीएसटी डेटा, गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए ई वाहन पोर्टल, पीएलएफएस और अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर के सर्वे का डेटा इस्तेमाल हो रहा है। ये सारे सोर्सेज आज की इकोनॉमी, जिसमें डिजिटल ट्रांजैक्शंस और फॉर्मलाइजेशन इतना बढ़ गया है, उसको पुराने मेथड से कहीं बेहतर तरीके से कैप्चर करते हैं। तो इस टेक्निकल बदलाव का असर सिर्फ नंबर्स तक सीमित नहीं है, इसके जो रिपल इफेक्ट्स हैं वो अलग अलग सेक्टर्स पर और सबसे जरूरी सरकार के खजाने पर भी पड़ रहे हैं। आइए इन प्रभावों को गौर से देखते हैं। तो इस पूरी कहानी में सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? ये सवाल हमें इसके सबसे गंभीर पहलू की तरफ ले जाता है, जो है इसका फिस्कल डायमेंशन यानी सरकार की माली हालत। इस बदलाव से इकोनॉमी की बनावट भी बदली है।
इस नई सीरीज के मुताबिक जो प्राइमरी सेक्टर है यानी खेती और माइनिंग, उसका हिस्सा अब 6.1% बड़ा हो गया है। वहीं दूसरी तरफ मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर का साइज थोड़ा सिकुड़ गया है। ये इकोनॉमी की सेक्टोरल कॉम्पोजिशन का एक नया रिकैलिब्रेशन है। अब जरा फिस्कल डेफिसिट रेशियो के फॉर्मूला को देखिए। ये सिंपल है, सरकार की कुल उधारी जिसे नॉमिनल जीडीपी के परसेंटेज के रूप में दिखाया जाता है। यहाँ पर सबसे जरूरी चीज है इसका डिनोमिनेटर यानी नॉमिनल जीडीपी, क्योंकि यही वो बेस है जिसके कंपैरिजन में घाटा नापा जाता है। अब पूरा खेल समझिए। जैसे ही नया बेस ईयर अपनाया गया, हमने क्या देखा कि नॉमिनल जीडीपी का साइज छोटा हो गया। अब सोचिए, जब किसी फॉर्मूले में डिनोमिनेटर छोटा हो जाता है तो ओवरऑल रेशियो यानी फिस्कल डेफिसिट टू जीडीपी रेशियो मैथमेटिकली बढ़ जाता है। ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है। और अगर इस असर को आंकड़ों में देखें तो रेटिंग एजेंसी ICRA का अनुमान है कि इस बदलाव से फिस्कल डेफिसिट रेशियो में 15 से 20 बेसिस पॉइंट्स यानी 0.15 से 0.20% की बढ़ोतरी हो सकती है। ये सरकार के लिए अपने माली अनुशासन यानी फिस्कल डिसिप्लिन के लक्ष्य को पाना और भी मुश्किल बना देता है। चलिए अब इस पूरे एनालिसिस को सीधे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सेट करते हैं। हम प्रीलिम्स के लिए की फैक्ट्स, मेंस के लिए एक सॉलिड आंसर आउटलाइन और आखिर में कुछ क्विक रिवीजन पॉइंट्स पर बात करेंगे। प्रीलिम्स के लिए इन फैक्ट्स को बिल्कुल नोट कर लीजिए। एजेंसी कौन सी है? NSO। नया बेस ईयर क्या है? 2022-23। नई मेथड कौन सी है? डबल डिफ्लेशन। और की टर्म्स जैसे GVA, नॉमिनल और रियल GDP, इनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अगर मेंस में इस पर 250 शब्दों का सवाल आ जाए तो आप इस आउटलाइन को फॉलो कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन में बेस ईयर के बदलाव और उसके दोहरे असर के बारे में बताइए। फिर बॉडी में पहले मेथोडोलॉजिकल अपग्रेड्स, फिर मैक्रो इकोनॉमिक शिफ्ट्स और फिर फिस्कल इम्प्लीकेशंस को डिटेल में समझाइए। और कंक्लूजन में बेहतर फिस्कल डिसिप्लिन और रूरल ग्रोथ पर फोकस करने की जरूरत पर जोर दीजिए। एक परफेक्ट आंसर बनेगा। इस टॉपिक की अहमियत इस पिछले साल के सवाल से बिल्कुल साफ हो जाती है। देखिए, 2020 के मेंस GS3 में सीधे सीधे GDP की मेथोडोलॉजी में हुए बदलाव पर सवाल पूछा गया था। इससे साबित होता है कि UPSC ऐसे चेंजेस को बहुत क्लोजली ट्रैक करता है और इसीलिए इस बार का ये बदलाव आने वाले एग्जाम्स के लिए एक हाई प्रोबेबिलिटी टॉपिक बन जाता है। चलिए इस पूरी चर्चा को 5 की पॉइंट्स में फटाफट समराइज करते हैं। पॉइंट नंबर 1, जीडीपी का बेस ईयर अब 2022-23 है। पॉइंट 2, नया डबल डिफ्लेशन मेथड ज्यादा सटीक है। पॉइंट 3, रियल जीडीपी ग्रोथ अब बेहतर दिख रही है लेकिन नॉमिनल जीडीपी का साइज छोटा हो गया है। पॉइंट 4, छोटा जीडीपी बेस फिस्कल डेफिसिट और डेट टू जीडीपी रेशियो को बढ़ा देता है। और पॉइंट 5, इससे सरकार के लिए अपने माली अनुशासन का रास्ता और भी चुनौतीपूर्ण हो गया है। और आखिर में एक सवाल आपके लिए जिस पर सोचिएगा जरूर। नई जीडीपी सीरीज बेशक इकोनॉमी की एक ज्यादा सटीक, एक ज्यादा आधुनिक तस्वीर पेश करती है, लेकिन क्या यह भारत को स्टैटिस्टिकल एक्यूरेसी और फिस्कल स्टेबिलिटी के बीच एक ट्रेड ऑफ यानी एक चुनाव करने पर मजबूर करती है? इस पर जरूर सोचिए। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनेशनल रिलेशंस। देखिए, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो पिछले कुछ वक्त से काफी हेडलाइंस में रहा है। हम बात करेंगे इंडिया और कनाडा की रिलेशंस की, जो एक टाइम पर बिल्कुल डिप्लोमेटिक फ्रीज में चले गए थे, लेकिन अब एक ग्रेट रीसेट के दौर से गुजर रहे हैं। तो आखिर ये रीसेट है क्या? चलिए समझते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम इस बिग रीसेट को समझेंगे, फिर उस डिप्लोमेटिक फ्रीज के पीछे की पूरी कहानी देखेंगे। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्ट्रैटेजिक डीलिंकिंग, इसको डिकोड करेंगे। फिर आएगी यूरेनियम डील की बारी, जिसके बाद हम आगे की राह में क्या हर्डल्स हैं और क्या होप्स हैं, इस पर बात करेंगे। और आखिर में इन सब चीज़ों को UPSC एग्जाम के लिए कैसे यूज़ करना है वो भी देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले पॉइंट से, द बिग रीसेट। आखिर ऐसा हुआ क्या कि 2 साल से जो रिश्तों पर बर्फ जमी हुई थी वो पिघलने लगी? देखिए, इसका सबसे बड़ा रीजन है कनाडा में लीडरशिप का बदलना। मान लीजिए नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी का भारत दौरा एक ऐसी पहल थी जिसने दोनों देशों के बीच एक नई शुरुआत का सिग्नल दे दिया। और इस नई शुरुआत का सबसे बड़ा सबूत ये नंबर, $2.8 बिलियन। ये उस लॉन्ग टर्म यूरेनियम सप्लाई डील की वैल्यू है जो इस विजिट का सबसे बड़ा, सबसे कॉन्क्रीट आउटकम निकल कर आया। ये सौदा इंडिया के सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए बहुत ही क्रूशियल है।
और सिर्फ इतना ही नहीं, जो सीपा टॉक्स यानी कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट पर जो बात रुकी हुई थी, वो भी अब दोबारा शुरू हो गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस रीसेट की जरूरत ही क्यों पड़ी? आखिर रिश्ते इतने खराब हुए ही क्यों थे? इसके लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा और पिछले कुछ सालों की टाइमलाइन को समझना होगा। इसी दौर को हम डिप्लोमेटिक फ्रीज कहते हैं। चलिए इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालते हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई सितंबर 2023 में, जब कनाडा के उस वक्त के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कैनेडियन पार्लियामेंट में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का इल्ज़ाम सीधा इंडियन एजेंट्स पर लगा दिया। बस फिर क्या था, दोनों देशों ने एक दूसरे के डिप्लोमेट्स को निकालना शुरू कर दिया, वीज़ा सर्विसेज सस्पेंड हो गई और फ्री ट्रेड टॉक्स पर फुल स्टॉप लग गया। रिलेशंस अपने लोएस्ट पॉइंट पर थे। लेकिन यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। पर्दे के पीछे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के लेवल पर बातचीत जारी रही, और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस पूरे पॉलिटिकल टेंशन के बीच दोनों देशों का ट्रेड बढ़ता रहा। और यही हमें हमारे अगले सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पर ले जाता है। तो यही है $1 मिलियन क्वेश्चन। जब पॉलिटिकल रिश्ते इतने टूटे हुए थे, तब आखिर इकोनॉमिक रिश्ते कैसे चल रहे थे? इसका जवाब है एक कॉन्सेप्ट में, जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक डीलिंकिंग। इसे नोट कर लीजिए, ये यूपीएससी मेंस के आंसर्स के लिए एक गोल्डन कीवर्ड है। तो ये स्ट्रैटेजिक डीलिंकिंग, या जिसे हम कंपार्टमेंटलाइजेशन भी कह सकते हैं, आखिर है क्या चीज़? ये एक ऐसी पॉलिसी है जहां दो देश अपने विवादित मुद्दों को, जैसे कि सिक्योरिटी या एक्सट्रीमिज्म, उनको अलग डिब्बे में रखते हैं और अपने आर्थिक और व्यापारिक रिश्तों को एक अलग डिब्बे में। बिल्कुल वैसे जैसे दो बिजनेस पार्टनर्स हों जिनका पर्सनल झगड़ा चल रहा हो, लेकिन वो उस झगड़े को अपने बिजनेस पर हावी नहीं होने देते। इंडिया और कनाडा ने आखिरकार यही अप्रोच अपनाई। और इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया गया? इसके लिए ट्विन ट्रैक मॉडल अपनाया गया। एक तरफ ट्रैक 1 पर सिक्योरिटी और एक्सट्रीमिज्म जैसे नाजुक इश्यूज थे। इन्हें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स ने क्वाइट डिप्लोमेसी के जरिए हैंडल किया, यानी मीडिया से दूर, शांति से। वहीं दूसरी तरफ ट्रैक 2 पर इकोनॉमी और ट्रेड को मिनिस्टर्स और पीएम्स ने पब्लिक डिप्लोमेसी के जरिए सबके सामने आगे बढ़ाया। यही इस पूरे रीसेट का कोर मैकेनिज्म है। चलिए अब थोड़ा डीप डाइव करते हैं इस रीसेट के सबसे बड़े आउटकम पर, यानी कि यूरेनियम डील पर। देखिए, ये सिर्फ एक ट्रांजैक्शन नहीं है, इसके पीछे कई स्ट्रेटेजिक लेयर्स हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। इसके ना सिर्फ एक नहीं बल्कि 4 अलग अलग डायमेंशंस हैं। पहला, जियोपॉलिटिकल। ये मेगाफोन डिप्लोमेसी से हटकर एक मैच्योर स्टेट क्राफ्ट की तरफ शिफ्ट है। दूसरा, एनर्जी सिक्योरिटी। इंडिया का टारगेट है 2047 तक 100 GW न्यूक्लियर पावर का, और उसके लिए ये डील एक लाइफलाइन जैसी है। तीसरा, इकोनॉमिक। इस डील ने सीपा की टॉक्स के लिए दरवाजे खोले हैं। टारगेट है 2030 तक ट्रेड को $60 बिलियन तक ले जाना। और चौथा, और बहुत इंपॉर्टेंट, डायस्पोरा। कनाडा में जो 1.8 मिलियन से ज्यादा इंडियन ओरिजिन के लोग रहते हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी राहत है। और देखिए, स्ट्रैटेजिक डीलिंकिंग कोई हवाई बात नहीं थी। इसका सबूत आपके सामने इस चार्ट में है। इस चार्ट को ध्यान से देखिए। जब पॉलिटिकल टेंशन्स अपने पीक पर थे, तब भी 2024-25 में बाइलैटरल ट्रेड बढ़कर $13.3 बिलियन तक पहुंच गया। इससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि इकोनॉमिक इम्पेरेटिव्स यानी आर्थिक जरूरतें पॉलिटिकल बयानबाजी पर भारी पड़ रही थीं। लेकिन क्या इस रीसेट के बाद सब कुछ ठीक हो गया है? क्या आगे की राह बिल्कुल साफ है? इतना सिंपल नहीं है। आइए देखते हैं कि आगे क्या-क्या उम्मीदें हैं और कौन सी चुनौतियां अभी भी बाकी हैं। तो यहाँ एक कंपैरिजन देखते हैं। हर्डल्स अभी भी हैं। खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म और कनाडा की डोमेस्टिक वोट बैंक पॉलिटिक्स सबसे बड़ी चिंता का विषय है, और दोनों देशों के बीच जो एक इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट डेफिसिट बना है, उसे भरने में वक्त लगेगा। लेकिन होप्स भी बहुत हैं। इंडिया को कनाडा के नेचुरल रिसोर्सेज जैसे यूरेनियम और पोटाश का एक्सेस मिलेगा, और अगर सीपा जल्दी हो जाता है तो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस इतनी बढ़ जाएगी कि फ्यूचर में पॉलिटिकल झटकों को झेलना आसान हो जाएगा। चलिए अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पर। इस पूरे एनालिसिस को हम अपने यूपीएससी एग्जाम के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? इस टॉपिक से प्रीलिम्स और मेंस में हम क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हैं? देखिए, मेंस में इस टॉपिक से इस तरह का एक एनालिटिकल सवाल बन सकता है। सवाल ये पूछ रहा है कि कैसे आर्थिक ज़रूरतें देशों को मजबूर कर देती हैं कि वो अपने सिक्योरिटी विवादों को साइड में रखें,
और इसको इंडिया कनाडा के रीसेट के एग्जाम्पल से समझाना है। जो कुछ भी हमने अभी तक डिस्कस किया वो इस सवाल का जवाब देने के लिए एक परफेक्ट फ्रेमवर्क तैयार करता है। और अगर प्रीलिम्स की बात करें तो यहाँ कुछ हाई यील्ड फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जैसे यूरेनियम के टॉप प्रोड्यूसर्स कौन हैं, इंडिया कनाडा सिविल न्यूक्लियर डील कब हुई थी, इंडिया को एनएसजी वेवर कब मिला, और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस, सीपा और सीका में क्या फ़र्क है। याद रखिएगा, सीपा ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव यानी व्यापक होता है, जिसमें सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट भी आते हैं, जबकि सीका का दायरा थोड़ा सीमित होता है। ये सभी पोटेंशियल एमसीक्यू एरियाज़ हैं। तो अगर वही मेंस का सवाल आपको लिखना हो तो एक परफेक्ट स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? इंट्रोडक्शन में आप डिप्लोमेटिक फ्रीज और रीसेंट रीसेट को मेंशन कर सकते हैं। बॉडी में पहले सिक्योरिटी विवाद बताएं, फिर दोनों देशों की आर्थिक ज़रूरतों को डिटेल में लिखें और फिर स्ट्रेटेजिक डीलिंकिंग के मैकेनिज्म को समझाएं। और कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं कि आर्थिक व्यवहारिकता की जीत हुई है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए सिक्योरिटी चिंताओं को सुलझाना जरूरी है। तो चलिए इस पूरी डिस्कशन को 5 की पॉइंट्स में फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। पहला, डिप्लोमेटिक फ्रीज अब खत्म हो चुका है। दूसरा, इसका की मंत्रा रहा स्ट्रेटेजिक डीलिंकिंग। तीसरा, यूरेनियम डील एक लैंडमार्क सौदा है। चौथा, सीपा टॉक्स ट्रैक पर वापस आ गई हैं। और पांचवा, सबसे जरूरी, खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म का जो कोर इशू है वो अभी भी पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुआ है। और जाते जाते एक सवाल हम सब के लिए छोड़ जाते हैं, क्या आर्थिक व्यवहारिकता यानी इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म आधुनिक डिप्लोमेसी में पॉलिटिकल विश्वास की कमी को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है? इस पर जरूर सोचिएगा। आखिर में बात करते हैं फेडरलिज्म एंड इकोनॉमी की, और आज हम 16th फाइनेंस कमीशन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट को डीकंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, जिसका सीधा असर भारत के अर्बन फ्यूचर पर पड़ने वाला है। चलिए एक नजर डालते हैं आज के रोड मैप पर। हम शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी खबर से, फिर कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, इंडिया के अर्बनाइजेशन पजल को डिकोड करेंगे, आगे का रास्ता क्या है ये देखेंगे, और आखिर में यूपीएससी एग्जाम के लिए आपका टूल किट तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। हाल ही में पार्लियामेंट में एक ऐसी रिपोर्ट पेश की गई है जिसके हमारे शहरों के लिए बहुत बड़े इम्प्लीकेशंस हैं। जी हाँ, 16th फाइनेंस कमीशन ने अर्बन लोकल बॉडीज यानी यूएलबीज के लिए 3.5 लाख करोड़ के ग्रांट की सिफारिश की है। ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम है। जरा इस बार चार्ट पर ध्यान दीजिए, ये दिखाता है कि ये कितना बड़ा क्वांटम जंप है। जहां 15th फाइनेंस कमीशन ने 1.55 लाख करोड़ दिए थे, वहीं अब ये रकम 2 गुने से भी ज्यादा हो गई है। और अगर हम 13th एफसीए से तुलना करें तो ये तो लगभग 15 गुना ज्यादा है। अब जो बात और भी दिलचस्प है वो ये है कि सिर्फ एब्सोल्यूट अमाउंट ही नहीं बढ़ा है, बल्कि लोकल गवर्नमेंट्स को मिलने वाले टोटल ग्रांट्स में शहरी निकायों का यानी यूएलबीज का हिस्सा भी काफी बढ़ गया है। ये 15th एफसी के 36% से बढ़कर अब 45% हो गया है। चलिए अब अगले सेक्शन पर चलते हैं। इस पूरे मुद्दे को यूपीएससी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से समझने के लिए कुछ बुनियादी कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले, ये फाइनेंस कमीशन है क्या? देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 के तहत बनाई गई एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। प्रीलिम्स के लिए ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मेन काम सेंटर और स्टेट्स के बीच टैक्स रेवेन्यूज के बंटवारे की सिफारिश करना है, जो फिस्कल फेडरलिज्म का आप कह सकते हैं एक कॉर्नरस्टोन है। अगला टर्म है अर्बन लोकल बॉडीज या यूएलबीज। ये हमारे गवर्नमेंट का 3rd टियर है, जैसे हमारी म्यूनिसिपैलिटीज और कॉर्पोरेशंस, जिन्हें 1992 के 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए अर्बन एरियाज को गवर्न करने के लिए बनाया गया था। ये टाइमलाइन हमें एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देती है। 10th फाइनेंस कमीशन पहला था जिसने लोकल बॉडीज के लिए ग्रांट्स की सिफारिश की थी। तब से हम देख सकते हैं कि यूएलबीज का हिस्सा लगातार बढ़ा है। 13th एफसी में 26%, 15th में 36% और अब 16th एफसी में ये एक लैंडमार्क 45% तक पहुंच गया है। तो सवाल ये है कि फंडिंग में इतना बड़ा जंप आखिर क्यों किया गया? चलिए इसके पीछे के मेन रीजन को समझते हैं। असल मुद्दा ये है कि भारत में अर्बनाइजेशन का यानी शहरीकरण का असली पैमाना क्या है। हमारे पास इस बारे में क्लैरिटी की कमी है, जो गवर्नेंस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब ये स्लाइड को देखिए, ये समस्या की गंभीरता को दिखाता है। एक तरफ है हमारा ऑफिशियल डेटा 2011 सेंसस का, जो कहता है कि इंडिया की 31% आबादी अर्बन है, लेकिन दूसरी तरफ वर्ल्ड बैंक का 2015 का अनुमान बताता है कि 78% भारतीय शहरों और अर्बन क्लस्टर्स में रहते थे। जरा सोचिए, ये एक बहुत बड़ा डेटा गैप है।
और इस डेटा गैप के रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। जब आप आउटडेटेड डेटा पे डिपेंड करते हैं तो आपकी पॉलिसी डिज़ाइन गलत हो जाती है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंडिंग बहुत कम होती है और सैनिटेशन और सड़कों जैसी बेसिक सर्विसेज की डिलीवरी ठप हो जाती है। ये ज़मीनी हकीकत को छुपाता है और हमारे SDGs को अचीव करने में भी एक बड़ी रुकावट है। तो 16th फाइनेंस कमीशन की सिफारिश के पीछे की स्ट्रेटेजिक सोच यही है, ये एक प्रोएक्टिव बफर है। जब 2027 की जनगणना का डेटा आएगा तो एक बड़ा डेमोग्राफिक शॉक लगने की उम्मीद है। ये बढ़ी हुई फंडिंग ULBs को उस स्टैटिस्टिकल करेक्शन के लिए पहले से तैयार करने का एक उपाय है। तो ठीक है, पैसा आ गया, लेकिन क्या इतना काफी है? नहीं, सिर्फ पैसा दे देना काफी नहीं है। उसको इफेक्टिवली यूज कैसे करना है, ये समझना ज्यादा जरूरी है। ULBs को सच में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 3 प्रमुख पिलर्स हैं। पहला, टाइम पर और एक्यूरेट डेटा कलेक्शन। दूसरा, ULBs को अपने रेवेन्यू सोर्सेस को यानी ओन्ड सोर्स रेवेन्यू को मजबूत करना होगा, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स को डिजिटाइज करना। और तीसरा, इस भारी भरकम फंड को संभालने के लिए म्युनिसिपल कैडरेस की कैपेसिटी बिल्डिंग करना। चलिए अब एग्जाम के लिहाज से सबसे जरूरी हिस्से पर चलते हैं और सब कुछ एक्शनेबल पॉइंट्स में कंसोलिडेट करते हैं। ये टेबल आपके रिवीजन के लिए बहुत हैंडी है। प्रीलिम्स के लिए आर्टिकल 280 और 16th FC का 45% शेयर याद रखना जरूरी है। वहीं मेंस के लिए डेटा की कमी का गवर्नेंस पर क्या असर होता है जैसे पॉइंट्स अहम हैं। हम तो कहेंगे कि आप इस स्लाइड का एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। इसमें फाइनेंस कमीशन, ULB फंडिंग और अर्बनाइजेशन डेटा से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कंसोलिडेट किया गया है। और आखिर में इस पूरी डिस्कशन को UPSC मेंस 2022 के एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जोड़ते हैं। ये सवाल दिखाता है कि ये टॉपिक एग्जाम के लिए कितना रेलेवेंट है। देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन की सक्सेस लोकल बॉडीज की फाइनेंशियल ऑटोनॉमी पर बहुत डिपेंड करती है और 16th फाइनेंस कमीशन की सिफारिशें उस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है।